सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लेघारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी जी वालेकुम सलाम। इसका ये भी देखा जाना चाहिए कि जो हमारा एक किरदार मुतय्यन हुआ या हमारा किरदार तय हुआ या हमारा किरदार ये तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान अफगान मसले के हल में की रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान अफ़गान एक देरीना मसला है, पिछले 40 साल से चल रहा है और इस मसले को बिलाखिर हल होना है। और एक सुपर पावर ने यह बात तस्लीम की है कि इस मसले के हल में बुनियादी किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता है और पाकिस्तान इस किरदार को अदा करने के लिए तैयार भी है। और लेकिन बीच में ये मुश्किल है कि यहाँ पर इस मसले के सिलसिले में बहुत सी चीज़ें और आई हैं। ख़ास तौर पर भारत ने यहाँ पर जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी और भारत ने यहाँ जलालाबाद में और जलालाबाद से लेकर कंधार तक और कंधार से लेकर आगे तक अपने मिशन बनाए हुए थे, अपने सफारती अमला रखा हुआ था, सफारती अमले के आड़ में और लोगों को रखा हुआ था। तो ज़ाहिर है इस तरह की कार्रवाई अब उसके इंटरेस्ट पर ज़द पड़ रही है और उसका रोल ख़त्म हुआ है, तो अब उसका कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से रिएक्शन होगा। मैं समझता हूँ कि ये बात महज भारत पर इल्ज़ाम लगाने की हद तक नहीं है, ये हकीकी तौर पर, चूँकि अफ़गान हुकूमत ये नहीं कर सकती, तालिबान शायद ऐसा नहीं कर सकते। तालिबान क्यों करेंगे पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक और पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को बरह रास्त निशाने पर लेने वाली कुव्वत और कोई नहीं हो सकती है। इसका बहरहाल ये दहशतगर्दी है और भारत की तरफ से रियासती सरबराही में दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है। बिल्कुल। और पाक फ़ौज के 6 जवान इस हादसे के नतीजे में शहीद हो गए हैं और हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम उन जवानों पर उनकी जो कुर्बानी है वतन की खातिर वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और हम फ़ख्र करते हैं अपनी पाक फ़ौज पर। प्रोग्राम का बाकायदा नाज़रीन आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान के ऐवान बाला के चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए जो कोशिशें हैं वो भी तेज़ होती जा रही हैं। इस हवाले से तहरीक अदम एतमाद को रुकवाने के लिए सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज और जाम कमाल साहब जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, उनकी जानिब से एक बड़ी पेशरफ बुध को सामने आई जब वो मौलाना फजल रहमान से मिले। लेकिन ये एक आर्जी कामयाबी साबित हुई क्योंकि मौलाना साहब ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ये सिर्फ किसी एक सियासी जमात का फैसला नहीं है बल्कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का फैसला है। कायदे ऐवान सेनेटर शिबली फराज साहब माजी में अपने इंतखाब को याद करते हुए क्या कहते रहे वो आपको सुनवाते हैं। शिबली फराज साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। लेघारी साहब, क्या वाकई हुकूमत सादिक संजरानी साहब को बतौर चेयरमैन सेनेट बचा पाएगी? मुझे बज़ाहिर तो ऐसी कोई अलामत नहीं लगती है कि वो इस ओहदे पर बरकरार रह सकें, इसलिए कि अपोजिशन की बहुत ख़ासी मेजॉरिटी है और इसी वजह से पिछले 1 साल में हुकूमत जो है वो लेजिस्लेशन की तरफ नहीं जा सकी है कि सेनेट में उनकी अक्सरियत नहीं है और सेनेट में वो कोई भी बिल पेश करें तो वो पास नहीं हो सकेगा। अगर वो अपोजिशन को एतमाद में लेकर करें तो फिर शायद हो सके। इस तरह से पिछली हुकूमत ने भी काम चलाया था, उसकी भी अक्सरियत नहीं थी, नवाज शरीफ की भी अक्सरियत नहीं थी सेनेट में, और सेनेट में चेयरमैन जो थे पीपल्स पार्टी के थे और अक्सरियत भी अपोजिशन की थी। इसमें भी यही सूरत हाल है कि पीटीआई की बज़ाहिर कोई ऐसी अलामत नज़र नहीं आती है कि वो संजरानी साहब के मनसब को बचा पाएँ। अच्छा लेघारी साहब, लेकिन शिबली फराज साहब अपने इंतखाब को याद करते हुए जोड़ तोड़ और जहांगीर तरीन साहब का तबसरा एक ही सांस में क्यों करें? ऐसे उन्होंने कमाल किया, यानी अंदर से कोई चीज़ निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। और उन्हें ये मालूम है कि जोड़ तोड़ का और जहांगीर तरीन साहब के नाम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। और ये हो भी सकता है कि जहांगीर तरीन साहब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर किसी न किसी मकाम पर किसी न किसी के साथ इस तरह का मामला कर रहे हूँ कि जिस तरह उस ज़माने में हुआ था। उस ज़माने में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे और पीपल्स पार्टी ने मार्च 15 में मौलाना फजल रहमान के साथ अलायंस किया था। मौलाना फजल रहमान के अब्दुल गफूर हैदरी कामयाब हुए थे
और बाकी लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे, और इधर से शिबली साहब भी आए थे। तो शिबली साहब को भी कहीं ना, ज़ाहिर है नून लीग ठीक कह रहे हैं, नून लीग के वोट भी मिलेंगे। अगर पीपल्स पार्टी के वोट गफूर हैदरी साहब की बजाय इनको पड़े होते तो फिर ये तो मौलाना गफूर हैदरी तो कामयाब ना होते। खैर वो एक बात कह रहे हैं, ये हो सकता है कि उन्हें नून लीग के वोट मिले हों, पीपल्स पार्टी के वोटों का मैं नहीं कह सकता। अच्छा लगारी साहब, 64 अरकान की कतई अक्सरियत रखने के बावजूद क्या हासिल बजिंजो साहब के इलेक्शंस को कोई भी खतरा हो सकता है? मेरे ख्याल में अगरचे बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं है। बज़ाहिर ये लगता है कि जो है वो हासिल बजिंजो साहब कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इक़्तिदार के मराकज़ में कुछ भी हो सकता है। ताकत के मराकज़ में ताकत का तवाज़ुन कहीं भी जा सकता है। वो जो लोग कहते हैं ना, नाम नहीं लेते, वो सिर्फ इस तरह से कहते हैं कि जी फ़लाँ सेलेक्टेड है, मगर सेलेक्टर का नाम नहीं लेते। वो जो कहते हैं कि जनाब अली के ये कठपुतली हैं, लेकिन कठपुतली के पीछे जो हाथ है वो उसके इशारा नहीं होता है। तो इस तरह का हाथ कहीं भी हो सकता है, और कोई भी ऐसा वाक़या हो सकता है जो उन्हें एक तरफ कर दे, लेकिन बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल नज़र आता है। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, एक नामवर एंकर पीटीआई के एक रहनुमा को याद दिलाते हैं कि जब आप लोग अपोजिशन में थे तो आप लोग किस तरह से एहतजाज करते थे, और अब जब आपके खिलाफ एहतजाज हो रहा है तो फिर उसकी मुखालफत क्यों? इस पर जरताज गुल साहिबा क्या कह रही हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। जरताज गुल साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, क्या अपोजिशन यौम स्याह के जलसों और रैलियों के जरिए हुकूमत को गिरा पाएगी? बेशक हुकूमत को गिराने का मसला नहीं है। हुकूमत को ये एहसास दिलाना है कि उसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। हुकूमत को ये एहसास दिलाना है कि उसकी मुआशी पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं। हुकूमत को ये एहसास दिलाना है कि वो जिन पॉलिसियों पर और जिस तरह से वो आलमी मालियाती इदारों के एजेंडे के मुताबिक आगे बढ़ रही है, उससे ख़ुद कफ़ालत की मंजिल हासिल नहीं हो पाएगी। अभी अपोजिशन ये एहसास दिला रही है, और वो ये उनको बता रही है कि वो अपने तौर पर अपने मुल्क की पॉलिसियाँ अपने ही सोच के मुताबिक बनाएं, डिक्टेशन लेकर ना बनाएं। मेरे ख्याल में इस वक्त तो ये सूरत हाल है। लेकिन लगारी साहब, जरताज गुल साहिबा साबका हुकूमत की जिन खराबियों का जिक्र कर रही हैं, क्या मौजूदा हुकूमत ने उन खराबियों को दूर करने के लिए काम शुरू कर दिया है? बहरहाल वो वज़ीर हैं, और फिर ये कि हमारे ज़िले से जीत कर आई हैं और बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम उनके बारे में क्या अर्ज़ करें, और क्या वो बताना पसंद करेंगी कि अब 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल से बाहर था वो स्कूल में वापस आ गया है? क्या वो बता सकेंगी कि चलें इसका आगाज़ हुआ है? क्या वो ये बता सकेंगी कि साफ़ पानी पीने के लिए जो है वो अब शहरियों को मैसर हो रहा है? क्या वो बता सकेंगी कि 60% आबादी जो थी गुर्बत की लकीर से नीचे थी, तो अब और कितनी नीचे चली गई है? या उन्होंने किसी एक आदमी को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया? उन्होंने तो हज़ारों लाखों लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे फेंका है और उनको नाने शबीना का मोहताज कर दिया है। क्या आज पुलिस गर्दी नहीं है? अगर वहाँ मॉडल टाउन में वाक़या हुआ था तो साहिवाल के वाक़े पर क्या पंजाब हुकूमत को या फेडरल हुकूमत को कोई शर्मिंदगी है? क्या इस बात का एहसास मोहतरमा जरताज गुल साहिबा को है? अच्छा लगारी साहब, लेकिन ये तो आपने जिक्र किया ना जरताज गुल साहिबा का, लेकिन क्या ऑपोजिशन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी अपने गलत फैसलों को तस्लीम करे और उन फैसलों पर भी यौम स्याह मनाए? हाँ, यौम स्याह मनाए ना मनाए, कम अज़ कम ये बात तो तस्लीम करे कि उन्होंने माजी में गलतियाँ की थी। उन ये बात तस्लीम करे कि पाकिस्तान का 4 बरस तक वज़ीर ख़ारजा नहीं था। ये बात माने कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी जो है वो सर्द खाने में डाल दी गई थी। ये माने हुकूमत, ये माने अपोजिशन के दौर में जो है पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया था, दुनिया में वो तनहा होकर रह गया था और कोई पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं था। ये माने अपोजिशन के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर गए। ये माने अपोजिशन के साफ पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा था, अब भी नहीं मिल रहा है। ये मानो अपोजिशन के वो उसका दावा था कि 13,000 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हुई है, मगर लोड शेडिंग आज भी हो रही है और ये हुकूमत भी माने कि उसने लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया। बिल्कुल। अगले क्लिप की जाने बढ़ते हैं। मुल्क में गुड गवर्नेंस से मुंसलिक एक फैसले में वफाकी काबीना ने 5 रेगुलेटरी इदारों का इंतजामी कंट्रोल उनकी वजारतों से वापस लेकर काबीना डिवीजन के मातहत कर दिया और उसकी मंजूरी दे दी। इस पर मुल्क के एक नामवर एंकर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जनाब लगारी साहब, मुख्तलिफ खुद मुख्तार इदारों को वजारतों के मातहत करने से क्या उनकी कारकर्दगी मुतासर होती है?
एक मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मातहत होना या बालादस्त होना ये क्या चीज़ होती है। क्या पाकिस्तान के ऐवान के अंदर मुंतखब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं बैठे हुए? और अगर उनके मातहत किसी को काम करना पड़े तो कौन सी ऐसी परेशानी लाहक हो जाती है, कौन सी ऐसी मुश्किल हो जाती है। अब मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ जब मुझे मालूम होता है कि किसी ज़िले में डिप्टी कमिश्नर खुली कचहरी कर रहा है और वज़रा जो हैं और अरकान असम्बली जो हैं वो उस खुली कचहरी में बैठे हुए हैं, चुप करके दम साध कर आँखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये बहुत तकलीफ से बात होती है। अवामी नुमाइंदों को अपने वजूद का इस्तक़रार करना चाहिए और इस्तक़लाल का मुज़ाहरा करना चाहिए। और ये इदारे कितने भी हों लेकिन उनको अवामी नुमाइंदों के मातहत होना चाहिए, पार्लियामेंट के मातहत होना चाहिए, पार्लिमानी इदारों के मातहत होना चाहिए, मुंतखब इदारों के मातहत होना चाहिए। ये निकलते हैं कि जी हमें अलग कर दिया जाए, हमें खुद मुख्तार बना दिया जाए ताकि हम मनमानी कार्रवाइयाँ करें और अवाम के नुमाइंदे उनसे कोई बात ना कर सकें। सही। लगारी साहब, एक और भी क्लिप हमारे पास है जिसमें चौधरी गुलाम नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं और फरवरी में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो हमला किया था उस बारे में भी वो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा दो। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। लगारी साहब, एंकर का मोदी के बारे में ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि वो मुसलमानों, कश्मीरियों और निचली जात के लोगों के कातिल हैं? सारे हर आदमी को मालूम है। इसमें कौन सी छुपी? गुजरात में जो खूनरेजी हुई थी, जो कत्लेआम हुआ था 2003 में, वो नरेंद्र मोदी ने कराया था। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पिछले मोदी के पूरे दौर के अंदर, जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जियाँ हुई हैं और जिस तरह से कश्मीर के अंदर वाक़यात हुए हैं, वानी की शहादत और इस तरह के और दीगर वाक़यात हुए हैं और रोज़ाना लोगों को शहीद किया जाता है, रोज़ाना हुर्मतें पामाल होती हैं, रोज़ाना लोगों को टारगेट किया जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है कश्मीरियों को उनकी जिद्दोजहद आज़ादी की सज़ा दी जाती है। ये तो हो रहा है। और ये जो वो कह रहे हैं कि इसराइल उसके साथ उसका नेक्सस है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे ख्याल में दुनिया में जितने करीबी ताल्लुकात इसराइल के साथ इंडिया के हैं और दुनिया के ममालिक के नहीं हैं, दुनिया के ममालिक रिजर्वेशन रखते हैं इसराइल के बारे में और इसराइली मुजालिम के बारे में इंडिया का कोई रिजर्वेशन नहीं है। इंडिया जो कश्मीर में जो फ़लस्तीन में जो कुछ होता है उस पर इंडिया को कोई दुख नहीं होता है। अगरचे यूरोप में इस बात का दुख का इजहार किया जाता है, अगरचे इस्लामी दुनिया में इस बात पर दुख का इजहार किया जाता है, लेकिन इंडिया का दिल नहीं दुखता है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। इसराइल में और भारत में मकबूजा इलाके जो हैं फ़लस्तीन के और यहाँ कश्मीर का जो मकबूजा इलाका है, इन दोनों के अंदर भारत के और इसराइल की नेक्सस एक जैसी है और दोनों का एक जैसा तर्ज अमल है। ठीक है लगारी साहब, हमें यहाँ पर एक ब्रेक की जाने। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा और यूएस डिफेंस सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी ने F-16 तैयारों के लिए पाकिस्तान को लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने की मंजूरी दे दी है। लगारी साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए मिलिट्री सपोर्ट को बहाल कर दिया है। अब ये किसकी कामयाबी समझा जाए? ज़ाहिर है, इसमें कोई शक है भला। मतलब एक वज़ीर आज़म का दौरा हुआ और उसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जब अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी बरसर-ए-इक़्तिदार होती है तो उसका झुकाव बड़ी हद तक भारत की तरफ होता है। और रिपब्लिकन पार्टी अगर बरसर-ए-इक़्तिदार होती है तो पाकिस्तान का ख्याल ज़रूर रखा जाता है, लेकिन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो तो ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और सिविलियन गवर्नमेंट हो तो उसका ख्याल बहुत कम रखा जाता है। लेकिन इस बार चूँकि सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छे हैं और इमरान खान और मिलिट्री एक पेज पर हैं, तो इस वजह से अब इनके लिए दुश्वारियाँ नहीं हैं। अब रिपब्लिकन पार्टी जो है वो उनके मसाइल को हल करने में अब ज़्यादा तनदही से, ज़्यादा बेहतरी से काम कर रही है। वो सही, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो अच्छा ही हुआ ना, जो बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा लगारी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया गलती से वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जो कि उन्हीं की गवर्नमेंट के खिलाफ थी, लेकिन उन्हें लगा कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया। फैसल जावेद साहब ने जैसे ही उन्हें शुक्रिया किया उस रीट्वीट करके, साथ ही मरियम नवाज साहिबा ने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है, मजाक भी उड़ाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, वो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में ये बताया जा रहा था कि जो ख़राब कारकर्दगी नून लीग के दौर में थी उसे पीटीआई दूर ना कर सकी बिल्कुल। तो इस वजह से इन्होंने ये समझा कि पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ जा रही है यही बात।
उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा था कि उनकी अपनी हुकूमत जो माजी की थी उसके ख़िलाफ़ भी जा रही है, तो उन्होंने इसको शामिल करके ट्वीट कर दिया। लेकिन जब हकीकत खुली, जब बात सामने आई, और जब उस वक्त सामने आई जब फैसल जावेद ने इस पर कमेंट किया और उन्होंने देख लिया बारीक बीनी से कि अच्छा इसमें तो हमारे साथ तो जो हो रहा है, लेकिन असल मसला जो है वो नून लीग की तरफ जा रहा है, तो उनने रीट्वीट किया और शुक्रिया अदा किया, तो फिर उसके बाद उन्हें वापस लेना पड़ा। अब अपनी कारकर्दगी पर सवाल तो कोई सुनना नहीं चाहता है, चाहे अपोजिशन में भी बैठे हों, लेकिन अगर माजी में कोई गलतियाँ हुई हैं, जब तक आप उन गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। पाकिस्तान बहुत सफ़र कर चुका है, बहुत तकालीफ देख चुका है, बहुत मुसीबतें देख चुका है, सियासी लीडरशिप की वजह से भी और अथॉरिटेरियन मिलिट्री गवर्नमेंटों की वजह से भी। अब दोनों को इस बात को तस्लीम करना चाहिए, गलतियों को तस्लीम करें और आगे बढ़ें। अब पाकिस्तान को आगे ले जाने का वक्त है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जाए। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर सूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई और विफाकी हुकूमत के इदारे इसमें सरे फहरिस्त हैं शहरियों की शिकायत दूर करने में, लेकिन सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सबसे ज्यादा नाकिस रही है, ऐसा क्यों? इस तरह के वफाकी इदारे करते रहेंगे तो वो इसी तरह का होगा। अगर सिंध में वो होती कारकर्दगी ख़राब तो इतनी मजबूत सीट पिछले दिनों घोटकी में कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी सीट थी, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ थे, मिनिस्टर थे। अच्छा। अली अहमद महर साहब साबिक चीफ मिनिस्टर रहे थे और मुशर्रफ के दौर में उनको बाकायदा साबिक चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तमाम रूल्स को एक तरफ कर दिया गया था, उनको पैट्रियट बनाया गया था और वो आ गए थे। और उसके बाद इस सीट को कोई समझता ही नहीं था, वो समझते थे कि इस सीट को कोई नहीं हिला सकता है। महर इस सीट को हमेशा स्वीप करते रहे हैं और पिछले 25 साल का रिकॉर्ड ये है कि महर के अलावा कोई नहीं आ सकते, लेकिन देखा इस दफ़ा वो आ गए हैं। तो ये अदाद शुमार बनाने वाले और होते हैं और हकीकत जो होती है वो ग्राउंड पर होती है। अब देखें हकीकत जो है वो ग्राउंड पर है और जो अदाद शुमार की बनाने वाले होते हैं और कारकर्दगी के मिज़ानिये और कारकर्दगी के जो मयारात मुकर्रर करने वाले होते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है जो चाहें कर दें। लेकिन लगारी साहब, ये लोग अवामी नुमाइंदे हैं और आपको नहीं लगता कि नहीं ये बात समझनी चाहिए कि अवाम तो इन्हें दूर करनी ही करनी है? इन्हें दूर करनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को अपनी डिलीवरी बेहतर करनी चाहिए, अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि शानदार है केपी गवर्नमेंट और शानदार है पंजाब गवर्नमेंट और शानदार है बलूचिस्तान गवर्नमेंट और सबसे ख़राब है सिंध गवर्नमेंट। बहुत सी चीज़ों में सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बाहर फॉलो किया जा रहा है। यहाँ की हेल्थ पॉलिसी को सबसे ज़्यादा ख़राब कहा जाता है, यहाँ की हेल्थ पॉलिसी को दुनिया भर में देखा जा रहा है कितनी शानदार है। तो हमें ये भी देखना चाहिए, माज ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे अपनी तनकीद कैसी है, ये भी देखना चाहिए कि दुनिया में वो चीज़ें डिलीवर कर रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, ये सनद कोई भी नहीं दे सकता है कि सिंध गवर्नमेंट शानदार काम कर रही है, लेकिन इसी तरह से पंजाब गवर्नमेंट भी कोई आलीशान किस्म का काम नहीं कर रही है और ना केपी गवर्नमेंट और ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट। लगारी साहब, किरायादारी एक्ट इरफान सिद्दीकी साहब की दरखास्त मुस्तरद होगी, उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है। और इरफान सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी इस हुकूमत के लिए बहुत ही नामुनासिब बात है। मैं कम अज़ कम अल्फाज में यही कहूँगा। इरफान सिद्दीकी साहब एक सहाफ़ी, एक बड़े कमिटेड सहाफ़ी रहे हैं और मेरा उनसे कभी भी किसी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं उनके नुक्ता नज़र का भी एहतराम करता हूँ और उनका भी एहतराम करता हूँ। उनसे शदीद मुखालफत के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उनको विक्टिमाइज़ किया गया है। अच्छा। कि उनकी एसोसिएशन थी साबिक वज़ीर आज़म के साथ, इसलिए विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। इरफान सिद्दीकी एक दयानतदार आदमी है, एक ईमानदार आदमी है। उनकी सियासी गलती कोई हो सकती है तो हो सकती है, लेकिन उनके ऊपर आप कोई दाग धब्बा नहीं लगा सकते। सही। अच्छा लगारी साहब, हमने वैसे तो सेनेट चेयरमैन की बात पहले भी की, सेनेट चेयरमैन के लिए हुकूमत मौलाना साहब के पास पहुंच गई, लेकिन मौलाना साहब ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका ये कहना था कि ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है बल्कि ये कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का फैसला है। नहीं, कैसे इन्होंने हिम्मत कैसे गई? मतलब मुझे हैरत है इस बात की कि याम कमाल खान और शिबली फराज ने क्या सोच लिया था, किस लिए मौलाना साहब के पास चले गए थे, उनके पास जाने की उनको जरूरत क्यों पेश आ गई थी, क्या उनको मसला हो गया था कि वो उनके
पास जा रहे हैं, मौलाना साहब के पास जो अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए 1 साल तक काम कर चुके थे, उन्हें इसमें कैसे ये यकीन हुआ कि वो बात मानेंगे? और वो उससे भी 1 दिन पहले, जब वो यौम स्याह मना रहे हैं, तो आप उससे पहले जो है 1 दिन पहले आप चल कर जा रहे हैं, मौलाना साहब का जी मेहरबानी कीजिएगा और हमारी मदद कीजिएगा और हमें जो है वो कीजिएगा। ये ठीक कहा है शेख रशीद साहब ने कि उन लोगों से भी बात पुरस की गई है और उन लोगों को भी अच्छी खासी डांट पिलाई गई है जो लोग गए थे। लेकिन उन लोगों को क्या सोच कर गए थे, कौन सी रिवायत कायम कर रहे थे कि जनाब वो चले और वहाँ से और मौलाना साहब की खिदमत में जाकर पहुँचे? मौलाना साहब तो बिल्कुल नहीं मानने वाले थे और कभी भी मानने वाले नहीं थे, और उन्होंने इस बात को नहीं, अगर मानते तो मौलाना साहब ही ना होते, कोई और होते। वो डटे हुए थे बिल्कुल। अच्छा लघारी साहब, हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ सख्त लाएमल अपनाने का फैसला, वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि अपोजिशन के खिलाफ सख्त लाएमल अपनाया जाएगा। हमने देखा ये जब यौम स्याह भी मनाया गया था तो माल रोड लाहौर पर जब जलसा करना था तो उसके लिए भी हुकूमत ने खासी रुकावटें खड़ी की। ये तो लोग तो कहते थे हम कंटेनर फराहम करने को तैयार हैं, अब क्या हुआ? मेरे ख्याल में हुकूमत अपनी कमज़ोरी छुपाना चाहती है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जमहूरी रवैया अख्तियार नहीं कर रही है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अपोजिशन को इस हद तक दीवार से नहीं लगाना चाहिए। अगर हुकूमत ने और हुकूमत के इंस्ट्रूमेंट्स ने और उनके साथ चलने वाले इदारों ने अगर अपोजिशन को दीवार से लगा दिया तो ये मुल्क के लिए और मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए सबसे ज़्यादा नामुनासिब बात होगी। उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए था, उन्हें पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए थी, उन्हें अपोजिशन के जलसों को, उनकी रैलियों को दिखाना चाहिए था। क्या ख्याल है कि आप आज के दौर में आप लोगों से चीज़ें छुपा लेंगे? आज के दौर में आप लोगों को खबर तक नहीं पहुंचने देंगे। आज आप मछली फंस जाती है अगर कहीं पर तो उसकी भी खबर आ जाती है, आप कैसे कर लेंगे? उसी दिन जब आप गिरफ्तार कर रहे थे तो उसी वक्त पता चला था कि 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उस गिरफ्तारी के क्या फ़ायदा हुआ था? मैं ज़रदारी साहब के साथ था जब दुबई से लाहौर आए थे, तो उस वक्त मैं साथ था। क्या हुआ था? ये अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, उनका दौर था, उनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे, तो फिर क्या आप रोक पाए थे? आखिरकार यही होता है कि इस तरह से चीज़ों को नहीं रोका जा सकता है, लोगों को नहीं रोका जा सकता है, लोगों के जज्बात को नहीं रोका जा सकता है। आप लावा बनना चाहते हैं, आपके इतना बड़ा जो है ढक्कन बंद रखें और धुआं जो इतना भर जाए कि फट पड़े, और आप इस तरह से चाहते हैं? इस तरह नहीं करना चाहिए। अपोजिशन को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। ठीक है लघारी साहब, हमारे पास एक लड़की की और सोशल मीडिया पर वो वीडियो काफ़ी हिट भी हुई है। उस लड़की ने काफ़ी मेहनत की, 4 साल तक वो बार बार इम्तिहानात देती रही, लेकिन जब वो पहुंची इंटरव्यू के लिए तो उसको ये कहा गया कि आपकी एज कुछ महीने ज़्यादा है। वो क्या कह रही हैं पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपसे कॉमेंट लें। लघारी साहब, गुफ्तगू तो आपने सुन ली, फैसला मेरिट की बेस पर नहीं बल्कि डोमिसाइल की बेस पर किया गया है। नहीं, वो जो अथॉरिटी थी जिसने ये करना था, जिसने अपॉइंटमेंट करनी थी, जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे वो करना ही नहीं चाहते थे, वो पहले किसी को सेलेक्ट कर चुके होंगे। एक दूसरी बात ये है, ये क्या बात हुई कि एज इलेक्शन 25 साल की उम्र तो वैसे भी मुकर्रर है कि सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र है। अगर 24 साल से कुछ वो बच्ची ज़्यादा हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है, उसको रखा जा सकता था। बल्कि सिंध के लोगों को तो ये मिलना चाहिए कि यहाँ से 13 साल से लोगों को जॉब्स नहीं मिली हैं, तो उनके जॉब्स का वैसे भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और फिर अगर ये जवाब बनाया गया है कि डोमिसाइल उसका शहरी है तो ये शर्मनाक बात है। और ये कोई बात ना हुई कि जनाब आप कोटा सिस्टम रखें और ये कोटा जो है शहरी है, ये कोटा देही है। अब क्या ख्याल है कि कराची के अंदर कोई ख़ास एक कम्युनिटी रहती है? बेशुमार कम्युनिटीज़ के लोग हैं, हर ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं। आप जो है लाहौर से चल कर आई हैं, मैं लेघारी खान से चल कर आई हूँ, अगरचे मैं सरकारी मुलाजमत नहीं कर रहा, आप भी सरकारी मुलाजमत नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि बाद में इन हमारे आने वाले बच्चों के भी दरवाजे बंद रहेंगे? और इसलिए बंद रहेंगे कि वो कराची में पैदा हुए? ये इंतहाई नामुनासिब बात है और इसके साथ ये रवैया नामुनासिब है। मेरा अपना ज़ाती ये चार्ज भी है और ये मैं कहता हूँ कि जनाब जिस अथॉरिटी ने इस बच्ची को नहीं लिया है जॉब पर, असल बात यह है कि वो खुद लेना नहीं चाहते थे, कोई ऐसी हिच नहीं थी, कोई ऐसी बात। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। नाज़रीन, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नज़ीर लगारी और माविश तबस्सुम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।